माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जो विषय व्याकरण का जो विषय आज हम पढ़ने वाले हैं वो है काल। तो सबसे पहले काल क्या होता है और काल का हम प्रयोग कहाँ कहाँ हमारे वाक्यों में करते हैं, हिंदी में करते हैं, किसी भी भाषा के लिए काल कितना महत्वपूर्ण है। काल जो है समय का बोध हमें कराता है। काल यानी एक समय। जब कभी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य से हमें कोई ना कोई या किसी ना किसी काल का बोध अवश्य होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं मैं पाठशाला जाया करता था, मतलब ये कभी पुरानी बात मैं कह रहा हूं, ये भूतकाल की बात, पुरानी बात। आप क्या कहेंगे? हम पाठशाला जाते हैं। आप वर्तमान की बात कर रहे हैं। कोई छोटा बच्चा अगर होगा जो कभी पाठशाला नहीं गया है या कुछ आने वाले दिनों में अगले साल या उसके अगले साल वो जाने वाला होगा तो क्या कहेगा? मैं पाठशाला जाऊंगा। मतलब वो एक आने वाले समय की बात कर रहा है। इसी प्रकार से जो भी हम वाक्य हम बोलते हैं या हम किसी किताब में पढ़ते हैं उसमें हमें किसी ना किसी समय का बोध होता है। तो वही है काल। काल यानी समय। सरल शब्दों में कहा जाए तो काल का अर्थ क्या है? समय। अब परीक्षा में जो हमें पूछा जाता है कि ये एक वाक्य दिया जाएगा, उसको हमें परिवर्तित करना पड़ता है दिए हुए काल के अनुसार। तो उसके लिए हमें सबसे पहले काल कितने प्रकार के होते हैं वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ उसे कैसे हम पहचाने कि ये किस काल में दिया है या किस काल में हम कैसे उसको परिवर्तित करें, कौन से शब्दों का आना वहां पे अनिवार्य है, इसका भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलिए आज का जो हमारा विषय है काल, इसकी हम शुरुआत करते हैं। काल, इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। या सरल शब्दों में अगर हम इसे समझे तो हम कह सकते हैं क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा पूर्ण अवस्था का बोध। मतलब जो क्रिया है उससे हमें यह बोध हो जाए कि ये किस समय में क्रिया हुई है। या हम कह सकते हैं कि साथ ही साथ हमें यह भी बोध हो सकता है या होना चाहिए कि ये जो क्रिया है ये पूर्ण है या अपूर्ण है। मतलब एक क्रिया पहले हो चुकी है या चल रही है या होने वाली है। जैसे यहाँ पे हम कुछ उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेलेंगे। मैडम पढ़ा रही है, मैडम पढ़ा रही थी और मैडम पढ़ाएगी। यहाँ पे हमने कुल 6 वाक्य देखे। तो पहले जो वाक्य हैं बच्चे खेल रहे हैं और मैडम पढ़ा रही है, मतलब ये कौन से समय का बोध करा रहे हैं? चल रहे समय का बोध करा रहे हैं। अब इसे क्या कहते हैं वो हम आगे के इसमें देखेंगे। चल रहा जो समय है उसके बारे में हमें यहाँ पे ज्ञात हो रहा है, बोध हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं मतलब अभी खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे थे मतलब ये किसी पुरानी बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, चलते हुए समय की बात नहीं है। इस समय के पहले वाला जो समय था उसकी बात हो रही है। मैडम पढ़ा रही थी, अब पढ़ा रही है नहीं, कब? पहले पढ़ा रही। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। मतलब ना बच्चों ने अभी तक खेला है
ना अभी खेल रहे हैं, आने वाले समय में बच्चे खेलने वाले हैं, या मैडम पढ़ाने वाली। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, समय का बोध हो रहा है। ये जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं, तो ये किस समय में ये घटित हो रहे हैं। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी, और तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है, कि वो जो कार्य है, जो क्रिया है, वो किस समय में पूर्ण हो रही है। अब काल के कितने भेद होते हैं? काल के जो मुख्य भेद हैं वो 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल जो है उसे आप अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्यत काल को आप फ्यूचर टेंस कहते हैं। वर्तमान यानी जो चल रहा समय है, भूतकाल यानी जो बीत चुका समय है, और भविष्यत काल यानी जो आने वाला समय है। तो हमारा जो पहला काल हम पढ़ेंगे या समझेंगे वो है वर्तमान काल। किसे कहते हैं वर्तमान काल, या उसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मतलब अभी चल रहे समय में वो क्रिया अगर हो रही है, या उस समय बोध हो रहा है कि इस समय की क्रिया है, तो हम उससे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। उदाहरण, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। अब ये जो 3 वाक्य हैं, उपरोक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं। ये तीनों वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें बोध होता है इन वाक्यों को पढ़ने के बाद, ये तीनों भी जो क्रियाएं हैं वो कब चल रही हैं, अभी वर्तमान समय में चल रही हैं। अभी जो समय चल रहा है उस समय, अभी हमारी ऑनलाइन कक्षा कौन सी हो रही है, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा चल रही है, यानी ये वर्तमान समय में। तो ये होता है वर्तमान काल के उदाहरण। अब यहाँ पे अगर आपको पता करना है कि दिया गया जो वाक्य है वो वर्तमान में है या नहीं, या इसे परिवर्तित करते समय किन शब्दों का, किन पदों का आना अनिवार्य है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है या है आदि आते हैं। इन पदों का, इन शब्दों का, इन अक्षरों का प्रयोग अगर आप वहां पे करते हैं तो उस समय क्या बोध हो जाता है कि ये वाक्य या तो वर्तमान काल का है, या तो आप इसको परिवर्तित वर्तमान में कर सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। जैसे हमने 3 उदाहरण जो देखे थे, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है और प्रियंका स्कूल जाती है, तीनों में है का प्रयोग हुआ है वाक्य के अंदर। इससे हमें बोध होता है कि ये तीनों वाक्य क्या है, वर्तमान काल के वाक्य। अब वर्तमान काल ये हो गया मुख्य एक भेद। अब इसके जो उपभेद है वो कौन कौन से हैं वर्तमान काल के, वो उनकी परिभाषा है और कौन से शब्दों का प्रयोग उन वाक्यों में होना आवश्यक है अंत में, वो हम देखेंगे। तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सामान्य वर्तमान काल, या जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता। सामान्य वर्तमान काल में आपको सरलता से पता चल जाएगा वाक्य पढ़ने के बाद कि ये जो क्रिया है ये वर्तमान में चल रही है, सामान्यतः वर्तमान में चल रही है।
या जिसे दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से सामान्य या प्रकट हो सामान्यतः प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले न संदेह का, वह सामान्य वर्तमान होता है। यानी जब आप वाक्य को पढ़ते हैं आपको सिर्फ इतना बोध होना चाहिए कि ये जो वाक्य है या ये जो क्रिया है यह वर्तमान में चल रही है, उस क्रिया के होने पे संदेह ना हो, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, या उसके अपूर्ण होने का भी संकेत ना मिले, मतलब उसके अधूरे होने का भी संकेत ना मिले, तो उसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, बच्चा खिलौनों से खेलता है, इस पे हमें कोई संदेह नहीं हो सकता, तो डाउट वहां पे नहीं है। सेकेंड थिंग कि वहां पे हमें संकेत नहीं मिल रहा है कि वो अपूर्ण क्रिया है, वो चल रही क्रिया है। वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु न तो वो अपूर्ण है और न ही अनिश्चित, वो अपूर्ण भी नहीं है और निश्चित भी नहीं है। अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल। कुछ अन्य उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है, राम अखबार पढ़ता है। ये तीनों वाक्य से हमें सामान्य वर्तमान काल का या इनकी क्रियाओं से सामान्य वर्तमान काल का बोध होता है। सामान्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आदि आते हैं। किन पदों का प्रयोग होगा वहां पे? ता है, ती है और ते है। वह पुस्तक पढ़ता है, तो अंत में क्या आ रहा है? पढ़ता, ता है। पानी देता है, ता है। अखबार पढ़ता है, फिर से ता है। ता है, ती है और ते है अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। अगला जो है वो है अपूर्ण वर्तमान। क्या है? अपूर्ण वर्तमान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। उदाहरण के लिए, मतलब यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल कैसा है कि क्रिया वर्तमान में तो चल रही है लेकिन जो क्रिया है वो अपूर्ण है, अधूरी है, पूर्ण नहीं हो पाई है, तो वो अपूर्ण वर्तमान। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं मोहन विद्यालय जा रहा है, वो पहुंचा है नहीं, जा रहा है। उसकी मंजिल क्या है? विद्यालय पहुंचना, लेकिन वो क्रिया जो है, वो कार्य जो है उसका पूर्ण नहीं हुआ, अधूरा कार्य। तो वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, अतः यह यहाँ अपूर्ण वर्तमान है। कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं। वर्षा हो रही है, हो चुकी है क्या? नहीं, हो रही है। अनुराग लिख रहा है, उसका लिखने का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। राम अखबार पढ़ रहा है, उसके पढ़ने का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ये तीनों भी क्रियाएं जो अभी चल रही हैं और ये कार्य अभी अधूरे हैं, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए ये जो तीनों वाक्य हैं, ये तीनों उदाहरण जो है वो किसके हैं? अपूर्ण वर्तमान के। इस प्रकार के वाक्य के अंत में क्या कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? पदों का प्रयोग होता है। रहा है, रही है और रहे है। अगर ये वाक्य के अंत में है तो आप सरलता से पहचान सकते हैं कि यह अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए कौन से पद हैं? रहा है, वाक्य के अंत में आता है, रही है और रहे है। हो रही है, हो लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो ये तीनों वाक्य किसके हैं? अपूर्ण वर्तमान काल के। साथ ही साथ बच्चे इसका स्क्रीनशॉट निकालते रहिएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने के ये काम आ सके। अगला है पूर्ण वर्तमान काल, यानी
प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। मतलब ये कार्य क्रिया वर्तमान की रहेगी परंतु वो पूर्ण हो चुकी है, तो इसीलिए ये पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाई। वह आया है, अभी भी आया है, वर्तमान में आया है, लेकिन ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, मैंने खाना खाया है और मैंने पतंग उड़ाई है। पूर्ण वर्तमान की पहचान के लिए वाक्य के अंत में आ, ई, ए प्लस है या हूं आदि आते हैं। जैसे आया, उधर आ की मात्रा आ गई है, पढ़ी ई की मात्रा और है, खाया फिर से आ की मात्रा और है, उड़ाई बड़े ई की मात्रा और है, यानी आ ई ए प्लस इसके साथ आएगा है या तो हूं। इस प्रकार के वाक्य जब आप दिखे या कोई बोले तो वो कौन से वाक्य होंगे? पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल यानी प्रेजेंट डाउटफुल। संदिग्ध का अर्थ होता है डाउट, संदेह। तो ये बड़े ही सरलता से इसे हम पहचान सकते हैं। जहां पे आपको कभी भी संदेह हो, शंका हो और वो वर्तमान में क्रिया हो रही हो तो वो क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण कहलाए। चलिए परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो। मतलब क्रिया के होने पे संदेह है, उसके वर्तमान पे संदेह नहीं है। मतलब समय तो वर्तमान है, ये फिक्स है, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है, परंतु उस क्रिया के होने न होने पर हमें संदेह है, तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। वो क्रिया संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया कहलाई। सरल शब्दों में कहें, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही हो। वाक्य में रही होगी में खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे आपका कोई मित्र किसी आपको कहीं मिलता है और वो पूछे आपसे कि आपका एक कोई और मित्र है वो क्या कर रहा है, और आप कहे कि शायद वो अभी स्कूल में या पाठशाला में कक्षा में बैठा हुआ पढ़ रहा होगा, लेकिन आपको इस बात पे संदेह है। संदेह है यानी आप श्योर नहीं है, आप 100% नहीं कह सकते कि हाँ अभी वो यही कर रहा है, लेकिन हाँ अभी उसका इस समय पढ़ने का समय होता है तो आपने बता दिया अभी वो पढ़ रहा है, लेकिन संदेह भी है। वर्तमान में संदेह नहीं, समय पे संदेह नहीं है, क्रिया के होने न होने पे संदेह है, तो वो संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया कहलाएगी। राम अकबर पढ़ता होगा, अभी पढ़ता होगा मतलब पढ़ रहा होगा, आपको इस पे श्योर नहीं है आप, लेकिन हाँ इस समय वो अखबार पढ़ता है, इसलिए आपने कह दिया कि राम अखबार पढ़ता होगा। हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। तो यहाँ पे संदेह है कहीं ना कहीं मन में, परंतु वर्तमान पे संदेह नहीं है, समय पे संदेह नहीं है, इसलिए ये सब जो है संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण कहलाएंगे। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी या ते होंगे आदि आते। कौन से पदों का प्रयोग किया जाता है? ता होगा, ती होगी और ते होंगे। इन पदों को अगर आप वाक्य के अंत में देखते हैं तो आप सरलता से समझ सकते हैं संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण है। या आपको संदिग्ध वर्तमान काल में इसको परिवर्तित करना है तो उसके अंत में आप ता होगा, ती होगी और ते होंगे का प्रयोग कर सकते हैं। संभाव्य वर्तमान काल।
इसमें वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। किस बात की संभावना होनी चाहिए? कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की संभावना हो तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कह सकते हैं। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। वह लौटा हो या लौटा होगा, वह चलता हो या वह चलता होगा, उसने खाया हो या उसने खाया होगा, राम अखबार पढ़ रहा हो या राम अखबार पढ़ रहा होगा। मतलब यहाँ पे क्रिया के होने की संभावना है, पूर्ण होने की संभावना है, समय कौन सा? वर्तमान में। तो संभाव्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हो, रही हो, रहे हो, इन पदों का प्रयोग किया जाता है। अगर ये पद आपको नजर आते हैं वाक्य के अंत में तो आप कह सकते हैं ये संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण है। अब अगला है वर्तमान काल, हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगला है भूतकाल। वर्तमान क्या था? अभी जो समय चल रहा है। भूत यानी होता है जो समय पहले हो चुका है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात होगा? ये जो क्रिया है वो पहले ही समाप्त हो चुकी है, वह पहले ही समाप्त हो चुकी है। अगर क्रिया से हमें बीते हुए समय का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल की क्रिया। और वो वाक्य क्या कहलाएगा? भूतकाल का वाक्य कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया था, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। मतलब ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सब वाक्य से हमें बोध होता है कि ये जो क्रियाएं हैं, कार्य हैं, यह पहले ही कभी समाप्त हो चुका है, ना ये अभी चल रहा है ना आने वाले समय में चलेगा। यह क्रियाएं पहले ही हो चुकी है, इसलिए यह क्या कहलाएगी? भूतकाल की क्रिया कहलाएगी। उपरोक्त सभी वाक्य कैसे बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी क्या आता है? था, थे या थी का प्रयोग किया जाता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के अलग अलग भेद है। जैसे वर्तमान के हमने 5 भेद देखे, वैसे ही भूतकाल के कितने भेद हैं? कुल 6 भेद है। अब वो कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूत। चलिए अब एक एक करके जो इसके उपभेद हैं भूतकाल के, उनको हम समझने का प्रयत्न करें। सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। मतलब क्रिया से अगर विशिष्ट समय का ज्ञान ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। यानी जो क्रिया है वो कब हुई, मतलब बहुत पहले हो चुकी है या अभी अभी हुई है या कुछ दिनों पहले हुई है। मतलब समय का हमें एक बोध क्या हो रहा है? सिर्फ कि हाँ ये पहले हो चुकी है, लेकिन पहले कब हुई है? बहुत अधिक समय पहले, अभी अभी, या कुछ दिनों पहले। तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल का उदाहरण कहते हैं। उसे उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं।
दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। मोहन आया, कब आया नहीं पता, बस आ चुका है। सीता गई, कब गई पता नहीं। श्री राम ने रावण को मारा, कब मारा पता नहीं। वैसे हमें ये पता है कि बहुत पुरानी बात है, लेकिन वाक्य को पढ़ने से हमें बोध नहीं होता कि उसने कब मारा। तो उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, मतलब जो क्रियाएं हैं वो सब पहले हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं। अब सामान्य भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में क्या क्या आएगा? आ, ई, ए आदि आते हैं। अब है आसन्न भूतकाल, रिसेंट पास्ट। अब रिसेंट से तो आपको समझ गया होगा कि अभी अभी जो क्रिया हुई होगी उसे हम क्या कह सकते हैं? आसन्न भूतकाल, मतलब अभी कुछ समय पहले ही ये समाप्त हुई है। हाँ, लेकिन इसका समाप्त होना आवश्यक है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। सामान्य भूतकाल के साथ है जोड़ दिया जाए तो आसन्न भूतकाल हो जाता है। सामान्य भूतकाल के जो वाक्य हैं उनके साथ अगर हम वहां पे है या है जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है? आसन्न भूतकाल बन जाता है। उदाहरण, मैंने आम खाया है, तो अभी भी खाया। मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ाकर आई है। राम ने अखबार पढ़ा है। तो निकट समय का अगर हमें यहाँ पे बोध हो तो ये क्या कहलाएगा? आसन्न भूतकाल कहलाएगा। आसन्न भूतकाल कहलाएगा। अभी हमने जो उदाहरण देखे हैं वो सभी उदाहरण क्या है? आसन्न भूतकाल के, यानी निकट समय में ही ये क्रिया अभी समाप्त हुई है। अगला है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से वह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसने श्याम को मारा था। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे और राम ने अखबार पढ़ा था। इन चारों उदाहरणों को अगर हम देखें तो हमें ज्ञात होता है कि ये पहले ही, बहुत समय पहले ही ये सब क्रियाएं जो है वो समाप्त हो चुकी है और ये पूर्ण हो चुकी है। भूतकाल में ये क्रियाएं क्या है? पूर्ण हो चुकी है। इसीलिए ये पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहलाई। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः यह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। मतलब वहां पे किन शब्दों का प्रयोग होगा? था, थी, थे, चुका था, चुकी थी या चुके थे, इन शब्दों का, इन पदों का वहां पे प्रयोग किया जाता है। अगला है
अपूर्ण भूतकाल यानी इनकम्प्लीट पास्ट। यानी यहां से हमें जब हमने अपूर्ण भूतकाल पढ़ते हैं, ये शब्द सुनते हैं, तो इससे हमें क्या बोध हो जाता है कि यहाँ पे भूतकाल की क्रिया है लेकिन वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हो पाई। जिस क्रिया से ये ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, सीता सो रही थी, राम अखबार पढ़ रहा था। अब ये जो तीनों वाक्य हम जब पढ़ते हैं तो हमें बोध होता है कि ये भूतकाल के वाक्य हैं। सुरेश गीत गा रहा था, अब गा रहा है पता नहीं, मतलब ये अपूर्ण है, अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण कहलाते हैं। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगता है। क्या लगता है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि पदों का प्रयोग वहां पे होता है अपूर्ण भूतकाल। अगला है संदिग्ध भूतकाल यानी डाउटफुल पास्ट। जहां पे हमें संदेह हो भूत में क्रिया के संपन्न होने न होने पर, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? संदिग्ध भूतकाल। इसकी परिभाषा है भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो जाए, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अगर आपको वहां पे संदेह है या डाउट आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी, राम ने अखबार पढ़ा होगा। अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ पे किसी काम से आप कहीं जा रहे हैं और आपको देरी हो जाए, तो उधर से कोई और आपको क्या कह सकता है कि शायद तुम्हारी बस छूट गई होगी। मतलब कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि सच में आपकी बस छूटी इसलिए आपको देरी हुई है क्या। हाँ, लेकिन यहाँ पे संदेह है, बस छूट गई होगी। और इस वाक्य पे भी हमें संदेह है कि ये सही है या गलत है। तो ऐसे समय में यानी भूतकाल का कोई वाक्य है और उस पे क्रिया के होने न होने पे संदेह है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। दुकानें बंद हो चुकी होगी, इस बात पे संदेह, हो चुकी होगी, शायद हो भी सकती है या ना भी हो, तो इस बात पे हमें यहाँ पे संदेह प्रकट हो रहा है, इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल के वाक्य है। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः यह संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आदि लगता है। यहाँ पे किन पदों का प्रयोग होगा? अंत में होगा, होगी या होंगे, इन पदों का प्रयोग होगा। अगला है हेतु हेतुमत भूतकाल। क्या है? हेतु हेतुमत भूतकाल यानी कंडीशनल पास्ट। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती। मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर है। अगर एक क्रिया होती है तो दूसरी क्रिया होगी, अगर एक क्रिया नहीं होती है तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। इस प्रकार के वाक्य आप जब सुनते हैं और वो भूतकाल के अगर वाक्य हैं तो वो हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाएगा, कंडीशनल पास्ट। हेतु का अर्थ है कारण, जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वह हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से न हो सका। जैसे
यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। यदि तुमने परिश्रम किया होता यानी भूतकाल की बात, तो पास हो जाते, ये भी भूत है। तो एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पे यहाँ पे निर्भर हो रही है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती यानी बरसात अच्छी हुई होती तो फसल भी अच्छी हुई होती। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है। अतः यह हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं ये? हेतु हेतुमत भूतकाल। अगला है भविष्यत काल। कौन सा अगला? भविष्यत काल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रियाएं कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कोई अपना हाथ दिखा के भविष्य जानने का प्रयत्न करता है ना? तो भविष्य जानने का प्रयत्न करता है यानी वो आने वाले समय में क्या क्या घटित होगा इसका प्रयत्न करता है। और जो घटनाएं आने वाले समय में होती हैं, जो क्रिया आने वाले समय का बोध कराती है, वो भी क्या कहलाती हैं? भविष्यत काल की क्रियाएं कहलाती हैं। और वो वाक्य भविष्यत काल के उदाहरण कहलाते हैं। वह कल घर आए जाएगा। कब जाएगा? कल जाएगा। तो अभी जा रहा है नहीं, गया है नहीं, जाने वाला है। आने वाले समय में क्रिया होने वाली है, इसलिए यह भविष्यत काल की क्रिया कहलाएगी। हम सर्कस देखने जाएंगे। जा चुके हैं नहीं, जाने वाले हैं हाँ, तो आने वाले समय में जाएंगे। किसान खेत में बीज बोएगा, मतलब आने वाले समय में बोने वाला, इसलिए वो भविष्यत काल के उदाहरण कहलाए। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे। ये जो क्रियाएं हैं, ये जो कार्य हैं, वो कब होने वाले हैं? आने वाले समय में पूर्ण होने वाले हैं, इसलिए यह भविष्यत काल के उदाहरण कहलाते हैं। अतः भविष्यत काल की क्रिया है। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा गी के, जाएगा, जाएंगे, जाएगी, इस प्रकार से पदों का प्रयोग होता है। उस समय क्या ज्ञात हो जाता है कि यह भविष्यत काल के उदाहरण। भविष्यत काल के भेद क्या क्या है? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमद भविष्यत काल। इसके कुल 3 भेद है। तो आइए एक एक करके इनके तीनों भेदों को हम समझने का प्रयास करें। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसे भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब सामान्य रूप से हमें ज्ञात हो जाएगा कि ये आने वाले समय में यह क्रिया होने वाली है, तो उसे हम सामान्य भविष्यत काल की क्रिया कहेंगे। इससे प्रकट होता है कि ये क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, राम अखबार पढ़ेगा और मोहन जयपुर जाएगा। मतलब ये सामान्यतः रूप से ये आने वाले समय में क्रियाएं होने वाली है, इसलिए यह सामान्य भविष्य काल के उदाहरण कहलाते। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, अतः यह सामान्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, आने वाले समय में खेलने वाला। वो घर जाएगा यानी वो जाने वाला है। दीपक अखबार बेचेगा यानी वो बेचने वाला है। या मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आप परीक्षा देंगे, अवश्य आप 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, यानी ये क्रियाएं जो है वो आने वाले समय में होने वाली है। तो ये क्या है? सामान्यतः भविष्य काल के उदाहरण है। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, अतः यह सामान्य भविष्य काल की क्रिया है। सामान्यतः भविष्य काल की में क्रिया के साथ एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी आदि लगता है।
अगला है सामान्य संभाव्य भविष्यत काल, यानी जहाँ पे होने की संभावना हो। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना, यानी आने वाले समय में कोई कार्य के होने की संभावना। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, संभावना है, कंफर्म नहीं बोल सकते, श्योर नहीं हो सकते, संभावना है शायद चोर पकड़ा जाए। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो जाए, संभावना है, कंफर्म है क्या नहीं। तो ये भी संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण। हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, हो सकता है, श्योर है क्या नहीं, चांसेस है। तो ये सब उदाहरण जो किसके हैं, संभावित भविष्य काल के उदाहरण। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, किसकी संभावना है, भविष्य में होने की संभावना है, श्योर नहीं है, हाँ चांसेस है। ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता, ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होगा। अतः ये संभाव्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। किसी क्रियाएं हैं ये, संभाव्य भविष्य काल की क्रियाएं। संभाव्य भविष्य काल में क्रिया के साथ ए, उ, हो आदि आता है। इन पदों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं, ए, उ, हो आदि। अब अंतिम जो है हमारा वो है हेतु हेतु मद भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय के क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे हमने देखा था हेतु हेतु मद भूतकाल, वैसे ये क्या है, हेतु हेतु मद भविष्य काल। यानी यहाँ पे क्रिया के होने, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे निर्भर करता है, वो होता है हेतु हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, वो कमाए तो मैं खाऊं। मतलब एक क्रिया जो है, खाने की जो क्रिया किस पे है, पहले वाले के कमाने की क्रिया पे निर्भर करती है। यदि मेरी बहन आएगी तो मैं अवश्य चलूंगा, यानी अगर बहन आती है तो मैं चलूंगा, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर कर रही है। वो पढ़ेगा तो सफल होगा, यानी सफल होने की जो क्रिया है वो किस पे निर्भर कर रही है, पढ़ने वाली क्रिया। हेतु हेतु मत भविष्य काल में क्रिया के साथ होगा, होगा, उ, हो आदि लगता है, और यह शर्त वाला वाक्य होता है। शर्त वाला वाक्य नहीं, एक चीज दूसरी चीज पे निर्भर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेतु हेतु मत भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। ये कुछ प्रश्न है, इसके आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसे समय पे करते हुए अपने जो भी हिंदी के अध्यापक है उन्हें दिखाइए, और आपको कितना यहाँ से समझ में आया इससे आपको पता चले। चलिए, आशा करता हूँ कि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा और आपने साथ ही साथ इसके स्क्रीनशॉट भी निकाल लिए होंगे, ताकि परीक्षा के पहले आप कम से कम समय में सब पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हेलो सर।